आप सभी सुधी पाठकों का अभिनंदन। आज के दौर में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को जान से मार देना बहुत आसान समझते हैं। ऐसी ही एक घटना आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम पति पर लगा था। आखिर क्या सच्चाई थी, आइए सुनते हैं ये कहानी। हाँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो हाउस नंबर 13 के आगे भीड़ लगी थी। लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा बंद था, पर उसमें बना छोटा सा गेट खुला हुआ था। सुबह दूध वाले ने आकर वहीं बाहर लगी घंटी बहुत देर तक बजाई थी, परंतु जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वह छोटे गेट से अंदर बरामदे तक आ गया था। एक घंटी वहाँ भी थी। दूध वाले ने वह भी बजाई, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने ड्राइंग रूम के अंदर पर्दे की झींटी में से झांकने की कोशिश की, और कोई दिन होता तो वह बाहर से ही वापस लौट चुका होता। परंतु कल घर के मालिक ने खुद बाहर आकर 7 लीटर दूध का ऑर्डर किया था और कहा था कि बहुत मेहमान आएंगे तो ज़्यादा दूध की आवश्यकता होगी। अंदर झांकने में सफल रहा हुआ, पर नज़ारा दिल दहलाने वाला था। अंदर का साहब कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर थर थर कांपते ऐसे बैठे थे जैसे होशो हवास खो चुके हों, और मेम साहब नीचे ज़मीन पर पड़ी थीं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, शायद वह जीवित ही नहीं थी। दूध वाला फौरन छोटे गेट से बाहर निकल आया। उसने पड़ोस वाले शर्मा जी के घर की घंटी बजाकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बिना आवाज़ लगाए झांक कर देखा, दूध वाला सच बोल रहा था। फौरन कुछ पड़ोसियों को एकत्रित करके शर्मा जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने तक तो वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। पुलिस के अंदर जाकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने पर कुछ ही मिनटों में दरवाज़ा खुल गया। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया वह इस प्रकार था कि 6 महीने पूर्व ही उमेश और रीमा इस घर को खरीदकर इसमें रहने आए थे। उनके विवाह को 4 वर्ष हुए थे और अभी कोई संतान नहीं थी। दोनों ही पड़ोस में किसी से बात नहीं करते थे। पड़ोसियों ने प्रारंभ में घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास भी किया, परंतु रूखी सी मुस्कान के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं मिला। तो सामने पड़ने पर औपचारिक हाय हेलो के अतिरिक्त किसी से बात नहीं होती थी। यह मकान 2 बरस तक बंद रहा था। उससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था, उनकी युवा बेटी ने आत्महत्या कर ली थी यहीं एक कमरे में। उसके बाद वह परिवार यहाँ से कहीं और चला गया था। अतः कोई इस मकान को खरीदना नहीं चाहता था। ऐसे में उमेश को यह कम दामों में मिल गया था और उसने इसे खरीद लिया था। पड़ोसियों के अनुसार पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं थे। लड़ाई झगड़े की आवाज़ें अक्सर ही वहाँ से आया करती थीं। रीमा की मृत्यु के बारे में उमेश ठीक से कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके गले में निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि किसी कपड़े से गला घोंटकर मारा गया है, परंतु कपड़ा गायब था। उमेश के अनुसार जब वह सुबह करीब 5:30 बजे पानी पीने उठा तो उसने रीमा को इसी तरह पड़े देखा। उसने हिलाया डुलाया, तब समझ में आया कि वह नहीं रही। पुलिस के द्वारा पूछने पर कि मेहमान कौन से आने वाले थे, उमेश का जवाब था। दूध वाले से ऐसा बोलने के लिए रीमा ने कहा था वह कोई सरप्राइज़ देना चाहती थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अगर किए ना हो तो ज़रूर कर लें। जैसे ही सूचना मिली, दोनों परिवार भी वहां पहुंच गए। रीमा के घर वाले उमेश को कोस रहे थे। उमेश के घर वाले मानने को ही नहीं थे कि वह ऐसा कर सकता है। शक की सुइयां हालांकि उमेश की ओर ही जा रही थीं। केस जल्दी ही सीआईडी के सुपुर्द कर दिया गया।
राजन एक जाना माना नाम था। इस तरह के उलझे हुए केस की तह तक पहुंचने में उसी की मदद ली जाती थी। जब से केस उसके हाथ में आया, लोग केस सुलझने की उम्मीद करने लगे। जब रीमा की डायरी राजन के हाथ लगी, उमेश और भी फंसता नजर आया, क्योंकि उसमें रोजाना के झगड़ों का जिक्र था। कहीं रीमा ने आत्महत्या की बात लिखी थी तो कहीं कुछ और ऐसा ही। हत्या से 2 दिन पहले तो उसने उमेश से जान का खतरा भी लिखा था। आखिरी पेज पर जब राजन ने यह पढ़ा कि उमेश ने 7 लीटर दूध क्यों बोला दूध वाले को, क्या मेरे क्रियाकर्म पर लोग इकट्ठे होने वाले हैं, उसका माथा ठनका। अब शक की गुंजाइश कहाँ बची थी। उमेश से सख्ती से पूछताछ की गई, परंतु उसका कहना यही था कि बोलने को रीमा ने कहा था। पूछताछ में जब सामने आया कि घर में कई दफ़ा अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती थीं, जिससे रीमा बहुत डर जाती थी। उसे किसी आत्मा के साये की आशंका भी होती थी घर में। उमेश ने बताया कि आवाज़ें तो उसने खुद भी सुनी थीं, पर इस बात पर राजन को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, रीमा डायरी में हर बात लिखती थी, तो यह क्यों नहीं लिखा उसने? पर रीमा को मैंने कभी डायरी लिखते देखा ही नहीं। वह डायरी लिखती थी, यह तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, उमेश हैरानी से बोला। राजन ने डायरी निकाल कर दिखाई। डायरी पिछले 6 महीने से लिखी जा रही थी, मतलब इस घर में आने के बाद से। दोस्तों, अगर यहाँ तक कहानी सुन लिए हो तो पूरा सुनिए। जब उमेश ने डायरी देखी तो उसे रीमा की मानने से इनकार कर दिया। उसके अनुसार वह रीमा की हैंडराइटिंग थी ही नहीं। एक बार तो राजन चकराया, फिर उसने सीमा की हैंडराइटिंग दिखाने के लिए कहा। उस डायरी के अतिरिक्त घर में रीमा के हाथ से लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। उमेश ने कहा, वह सारे काम लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर करती थी। मैंने उसे घर पर कुछ लिखते कभी नहीं देखा। फिर तुम कैसे ये वादा कर सकते हो कि राइटिंग उसकी है या नहीं? राजन ने पूछा। क्योंकि शादी से पहले उसने कुछ पत्र मुझे लिखे थे, और एक बार हमारी जोरदार लड़ाई हुई तो गुस्से में खुद ही सब फाड़ डाले। राजन ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ता रहा। राइटिंग सीमा की है या नहीं, ये साबित करना मुश्किल नहीं था उसके लिए। उमेश पर जो कह रहा था उसमें क्या थोड़ी सी भी सच्चाई है? उमेश ने आगे कहा, और इस डायरी से तो ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते बेहद खराब थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम लड़ते बेशक बहुत थे, पर प्यार करते थे एक दूसरे से। और यह राइटिंग भी मैंने कहीं देखी तो है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उमेश ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। रीमा की माँ को डायरी दिखाई गई तो उन्होंने भी राइटिंग रीमा की होने से इनकार कर दिया। आगे की पूछताछ में रीमा की माँ से पता चला कि रीमा की एक गहरी दोस्त थी जो अक्सर उससे मिलने आती थी, और रीमा उससे बहुत प्रभावित थी। उसका नाम रूही था, पर रीमा का फ़ोन खंगालने पर पता चला उस नाम से मोबाइल में कोई नंबर सेव नहीं था। उमेश को उसके बारे में कुछ खास जानकारी ही नहीं थी। सिर्फ इतना ही पता था कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती रूही नाम की किसी लड़की से हुई थी, और वह दोनों अक्सर मिलती जुलती थीं, परंतु उमेश की उपस्थिति में वह कभी नहीं आई। उमेश ने उसका फ़ोटो तक नहीं देखा था कभी, न उसने कभी देखने की इच्छा जाहिर की, और न ही सीमा ने स्वयं ही दिखाया। हाँ, यह अवश्य था कि बाकी लड़कियों से बहुत अलग है रूही। उसे फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। उमेश का घर पुराने बसे हुए मोहल्ले में था। दिन के समय यहाँ कोई गार्ड भी नहीं होता था। हाँ, रात को अवश्य ही एक चौकीदार डंडा फटकारते हुए कभी कभी गली में चक्कर लगा लेता था, परंतु पूछताछ में वह नहीं बता सका। सीसीटीवी कैमरा भी घर के सामने नहीं था। गली के कैमरे में देर रात कोई आता जाता दिखाई दिया भी नहीं फुटेज में।
शक बार बार उमेश पर ही जा रहा था सबका, पर रूही को ढूंढना भी जरूरी था। आखिर खास सहेली थी तो आई क्यों नहीं? खबर तो शहर भर को हो चुकी थी, क्योंकि टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रही थी। उमेश बार बार डायरी उठाकर लिखावट पहचानने का प्रयास करता। अचानक याद आया, ऐसी हैंडराइटिंग तो रेशमा की भी थी। रेशमा उसकी पुरानी महिला मित्र थी, परंतु वह निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकता था। रेशमा से रिश्ता खत्म हुए 5 साल हो गए। रीमा से बात पक्की होते ही उमेश ने रेशमा के पत्र और उससे जुड़ी हर निशानी मिटा दी थी, पर उसकी मोती जैसी खूबसूरत लिखावट उसे रह रहकर आज याद आ रही थी, जो कि डायरी वाली लिखावट से हूबहू मिलती थी। अब शक गहराया तो उसने राजन को बताना उचित समझा। राजन को जैसे ही एक दिशा मिली, उसने फिर से सीसीटीवी फुटेज उमेश को दिखाई। शाम के करीब 5 बजे एक लड़की गली में दिखी। हालांकि उसने अपना चेहरा काफ़ी हद तक ढक रखा था, पर चाल ढाल से उमेश को रेशमा ही लगी। सामने वाली पड़ोसन ने भी पूछताछ में बताया कि उन्होंने कल तो किसी को आते नहीं देखा था, पर यह फुटेज वाली लड़की ही अक्सर रीमा के पास आती थी। रेशमा अब कहाँ है, उमेश को कुछ पता नहीं था, परंतु उसके बारे में बाकी सब कुछ उसने राजन को बताया। करीब 6 बरस पहले उसकी मुलाकात रेशमा से हुई थी। उसका बिंदास स्वभाव उमेश को भा गया। धीरे धीरे दोस्ती बढ़कर प्यार में बदल गई। उमेश ने उसे जीवन संगिनी बनाने का फैसला भी कर लिया था कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि रेशमा सही लड़की नहीं है। उसका उठना बैठना आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ है और वह स्वयं भी छोटी मोटी वारदात में लिप्त रहती है। दिल टूट गया उमेश का। उसने फौरन रिश्ता समाप्त करने का फैसला किया। रेशमा ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, खुद को बदलने की बात भी की, पर उमेश दृढ़ निश्चय कर चुका था। कुछ दिन बाद घर वालों ने ही उसके लिए रीमा को चुना था। 6 महीने रिश्ता तय रहा। इस दौरान ही रीमा ने उमेश को कई पत्र लिखे। शादी के बाद रेशमा के बारे में उमेश ने रीमा को कुछ नहीं बताया और उनके बीच सब ठीक ठाक था। रीमा को ही किसी ने इस सस्ते दामों में मिलने वाले घर के बारे में बताया और उमेश ने इसे खरीद लिया। पता नहीं कैसे उसे रेशमा के बारे में भी पता चला और तब से झगड़े शुरू हो गए। यहाँ शिफ्ट होने से पहले रीमा अधिक मिलनसार थी और पिछले पड़ोस में उसके रिश्ते भी लोगों से अच्छे थे। उमेश थोड़ा संकोची था और शुरू से ही ज़्यादा दोस्त नहीं बनाना चाहता था, परंतु यहाँ आकर रीमा ने पड़ोसियों से रिश्ते नहीं बनाए। उसका बस सारा ध्यान रूही की तरफ था। शायद उसी ने उसको ज़्यादा दोस्त न बनाने की सलाह दी हो। रेशमा का आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से राजन को उस तक पहुंचने में अधिक वक्त नहीं लगा। पड़ोसियों ने रीमा की सहेली के रूप में उसकी पहचान भी कर ली। जब पूछताछ की गई तो साजिश की जिम्मेदार वही निकली। इस सब के पीछे उमेश से बदला लेना ही मकसद था। पिछले 4 वर्षों में उसका सारा ध्यान उमेश और रीमा की हर गतिविधि पर रहा। 3 साल तक वह खामोशी से रही, लेकिन पिछले 1 साल में उसने रीमा से जान पहचान करके दोस्ती गांठी। यह मकान भी उसी ने दिलवाया, क्योंकि वह ऐसी जगह उन्हें रखना चाहती थी जहां सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी न हो। रीमा को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने किसी और से दोस्ती ही नहीं की। रूही बनकर रेशमा और उमेश के रिश्ते के बारे में नमक मिर्च लगाकर खूब भड़काया और बताया कि रेशमा उसकी रूममेट थी कॉलेज में, और उमेश से मिले धोखे के बाद सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली गई। यहाँ तक कि उमेश द्वारा लिखी चिट्ठियाँ भी पढ़वा डाली। रीमा उमेश की लिखावट पहचानती थी और उसके बाद ही गुस्से में उसने अपनी लिखी चिट्ठियाँ फाड़ डाली, या यह कह सकते हैं ऐसा करने के लिए भी रूही ने उकसाया, क्योंकि वह रीमा की हैंडराइटिंग के सबूत मिटाना चाहती थी।
उस घर में किसी की छाया होने का वहम भी पैदा किया। उसके लिए उसने कभी कभी रिकॉर्ड की हुई सांसों की आवाज़ और कुछ अन्य आवाज़ें चलाने का इंतजाम किया। इस सिलसिले में वह उसकी मददगार भी बन गई। दूध वाला 7 लीटर दूध इसलिए लाया था कि भूत भगाने के लिए घर में पूजा रखवाई गई थी, और उमेश के लिए ये पूजा सरप्राइज थी। सब कुछ योजनाबद्ध था। एक दिन पहले शाम को उमेश के घर पहुंचने से पहले वह प्रसाद के नाम पर नशीली खीर दे गई थी, और खाना खाने के बाद उमेश और रीमा ने वह खीर खाई थी। दोनों गहरी नींद में सो गए थे। उस दिन वह घर में ही छुपी रही। रात को रीमा को खींचकर हाल में ले आई, जिससे उमेश की नींद न खुले। अपने ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर इत्मीनान से सारे सबूत मिटा डाले। मोबाइल फ़ोन से नंबर व मैसेज सभी कुछ डिलीट किया। रीमा की दराज में वो डायरी रखी, फिर बाहर आकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। 5:30 बजे जब उमेश का नशा टूटा तो उसे प्यास लगी। रीमा बगल में नहीं थी, उसे लगा वॉशरूम में होगी। पानी लेने वह बाहर आया तो उसकी चीख निकल गई। उसने हिला डुला कर देखा तो डरकर कुर्सी पर खुद को समेट कर बैठ गया। यह सब रेशमा ने बाहर से देखा। जब रोशनी के साथ सड़क पर आवागमन शुरू हो गया तो चुपचाप छोटा गेट खोलकर निकल गई। उसने पूरी कोशिश की थी कि हत्या के इल्जाम में उमेश फंस जाए और सजा पाए, जिससे उसका बदला पूरा हो सके, पर ऐसा नहीं हो सका। बड़े से बड़ा अपराधी भी कोई सबूत छोड़ ही देता है। वह तो फिर भी उतनी शातिर नहीं थी। उस पर राजन जैसा जासूस सामने था, जिसे निर्दोष को सजा मिलने से बचा लिया। दोस्तों और साथियों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनों को साझा करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।